हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएड के अंतर्गत जो सीटेट परीक्षा होती है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो सीटेट के अंतर्गत जो एक एग्ज़ाम होता है एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। ये हिंदी पेडागोजी से 15 मार्क्स का रहता है और इंग्लिश पेडागोजी से 15 मार्क्स का रहता है, तो टोटल 30 मार्क्स का। तो उसी के अंतर्गत आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो टोटल 2 पार्ट्स में बनेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी पेडागोजी में ये दोनों, जो हिंदी पेडागोजी है और इंग्लिश पेडागोजी है, ये दोनों भाषा के अंतर्गत आती है। तो आपको पहले से पता होगा कि भाषा 3 तरह की होती है, एक लिखित भाषा, एक मौखिक भाषा और एक सांकेतिक भाषा। ये आप लोगों को पहले से ही पता होगा। तो ये जो लिखित भाषा है मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक अस्थायी होती है। जो लिखित भाषा है मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक अस्थायी होती है। जैसे किसी मान लेते हैं, आपने हमको बोल दिया कि से चलिए आपका ये हो गया, मतलब ये मेरा सामान, मेरा बाइक आपका हो गया। आपने मौखिकली कह दिया, मतलब मुँह से कह दिया, तो ये तो हम बात नहीं मानेंगे। आप फिर कल बदल जाइएगा तो हम आपको बोलेंगे कि हमको लिख के दीजिए। तो लिख के लेने वाला में थोड़ा बात अच्छा होता है, वो परमानेंटली होता है, अस्थायी होता है, तो वो अच्छा होता है। इसीलिए लिखित भाषा जो होता है मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है, मतलब लिखित भाषा जो है मौखिक भाषा की अपेक्षा अच्छा होता है। अब आते हैं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। भाषा अर्जन का मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजन, और भाषा अधिगम का मतलब होता है लैंग्वेज लर्निंग। कोई भी भाषा जो हम लोग अपने आप ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं, पर्यावरण में रह के, फैमिली में रह के, माता पिता के साथ रह के हम लोग खुद ब खुद सीख जाते हैं, उसी भाषा को हम लोग भाषा अर्जन कहते हैं। मतलब उसमें हमको कोई खास एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, कहीं कॉलेज ट्यूशन नहीं जाना पड़ेगा, टीचर का हेल्प नहीं लेना पड़ेगा, हम लोग ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। जैसे आप आदिवासी समुदाय में रहते हैं तो आपको संथाली भाषा सिखाने की ज़रूरत नहीं होगा, आप ऑटोमेटिकली सीख जाइएगा। आप कहीं भी रहते हैं, बंगाली स्टेट में रहते हैं तो आपको बंगाली ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे आप तेलुगु स्टेट में रहते हैं तो आपको तेलुगु ऑटोमेटिकली आने लगेगा एक टाइम हो जाने के बाद, एक एज हो जाने के बाद। तो उसको हम लोग भाषा अर्जन कहते हैं। और भाषा अधिगम, इसमें आपको ग्रामेटिकल रूल पढ़ना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा, मतलब नियम याद करने पड़ेंगे, इसी को हम लोग भाषा अधिगम कहते हैं। तो जो भाषा अधिगम होता है वो स्वाभाविक रूप से होता है, अचेतन होता है ना, अचेतन रूप में होता है, ग्रहण करना पड़ता है। इसको हम लोग मातृभाषा भी कहते हैं, है ना। इसमें कोई खास एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, इसमें कोई खास एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। और भाषा अधिगम में हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, है ना, स्कूल जाना पड़ेगा, ट्यूशन लेना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग भाषा अधिगम कर सकेंगे, ठीक है। अब आते हैं भाषा का रूप। भाषा का 3 रूप होता है, एक होता है मातृभाषा, एक होता है राष्ट्रभाषा, एक होता है राजभाषा। मातृभाषा आपको पहले से पता होगा, हम लोग भाषा अर्जन के टाइम में मातृभाषा सीख जाते हैं। जो जिस लोकेशन में रह रहा है उसका वो मातृभाषा होता है ना। बंगाली हो गया, खोटा हो गया, संथाली हो गया, ये आपका मातृभाषा होगा, जिसको मदर टंग कहते हैं। अब राष्ट्रभाषा, जैसे हम लोग भारत देश का बात करें तो भारत देश का कोई नेशनल लैंग्वेज है नहीं, राष्ट्रभाषा नहीं है, मतलब उस राष्ट्र की एक अपनी भाषा होती है ना, उसी को हम लोग राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। हमारे यहाँ राजभाषा चलता है, जिसको हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि हमारा हिंदी है, जो कि आर्टिकल, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में 343 आर्टिकल 1 में कहता है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये 1963 में एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था, उसी में इसको रखा गया है और बोला गया। अब 3432 ये क्लोज 2 है, 343 क्लोज 2 ये होता है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, जिसमें हम लोग इंग्लिश को रखा गया, मतलब कभी कभार हिंदी की सहायता करने के लिए इंग्लिश को रखा गया है ऑफिशियल लैंग्वेज में। अब चॉम्स्की जी एक वैज्ञानिक थे, चॉम्स्की जी कहते हैं कि इसे मनुष्य के अंदर एक एलईडी होता है। एलईडी मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब किसी भी भाषा को सीखने का एक डिवाइस होता है। इसका मानना था चॉम्स्की जी का कि मनुष्य के अंदर एक एलईडी होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, भाषा वो वही से सीखता है, मतलब मनुष्य को भाषा सीखने में ये एलईडी हेल्प करता है। कौन कहते थे? चॉम्स्की जी। किसके अनुसार भाषा यह निर्धारित करती है कि हम दुनिया के बारे में किस प्रकार सोचते
हैं। एक साइकोलॉजिस्ट थे सफ़ीर हॉर्फ परिकल्पना, ये कभी कभार पूछा जाता है। सफ़ीर हॉर्फ परिकल्पना के अनुसार ना भाषा यह निर्धारित करती है कि हम दुनिया के बारे में किस प्रकार सोचते हैं, मतलब दुनिया के बारे में मेरा थॉट्स कैसा है ना, वो किसके सिद्धांत के अनुसार कहते हैं, सफ़ीर हॉर्फ के अनुसार। अब आते हैं स्किनर पर। स्किनर कहते हैं कि बच्चा समाज से अनुकरण यानी कि नकल करके सीखता है। आप उसको देखते हैं, बोलते हैं, है ना, उसका अनुकरण करते हैं, इमिटेशन करते हैं, तब जाके फिर आप उसी भाषा को सीख जाते हैं। स्किनर जी कहते हैं। पियाजे कहते हैं लैंग्वेज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट में लैंग्वेज का कोई लेना देना नहीं है। ये कौन कहते थे? पियाजे। अब आते हैं वाइगोस्की जो है वो कहते हैं कि वाइगोस्की जो स्पीच होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है सोशल स्पीच, 2 वर्ष में आप सोशल स्पीच सीख जाइएगा। एक कहता है प्राइवेट स्पीच, वो आप 3 से 6 साल के बीच में सीख जाइएगा। एक होता है साइलेंट इनर स्पीच, आप उसको 6 साल के बाद सीखिएगा। वाइगोस्की जी कहते हैं कि सब बालकों में या फिर विद्यार्थियों में जो भाषा होता है वो किसी के स्कैफोल्डिंग के थ्रू से सीखा जाता है। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है पाड़। आप उसको हल्का सा सहारा दीजिए, वो वहाँ बाद में जाके सीख जाएंगे। और ये इसका ये भी कहना था कि बालक जो होता है, भाषा जो होता है, समाज की अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। समाज में रह के, उसके साथ रह के, उसके साथ व्यवहार करके, उसके साथ बोल चाल करके वो उस भाषा को सीखता है। ऐसे कौन कहते थे? वाइगोस्की जी। ये त्रिभाषा सूत्र का मतलब होता है, एक आपका मदर टंग होगा। मदर टंग का मतलब हो गया जैसे कि एक मदर टंग का मतलब आपका ये क्षेत्रीय भाषा कुछ भी हो सकता है उसमें। उसके बाद एक आपका आएगा राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा। उसके बाद एक उसके साथ एक विदेशी भाषा, जैसे आप इंग्लिश हो गया। जैसे कहीं बगल में रहते हैं तो फिर आपका आ जाएगा हिंदी, उसके बाद आ जाएगा इंग्लिश, उसके बाद मदर भाषा में, मदर टंग में आपका कोठा आ सकता है, संथाली आ सकता है, मैथिली आ सकता है, भोजपुरी आ सकता है। तो ये त्रिभाषा सूत्र कौन दिया था? कोठारी आयोग ने। फिर यहाँ आ गया चॉम्स्की जी आते हैं। चॉम्स्की जी कहते हैं कि से बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात एबिलिटी होती है, उसमें एक डिवाइस होता है एलईडी, उसी के थ्रू से ये भाषा सीखा जाता है। अब आते हैं भाषा कौशल। भाषा एक क्रम में सीखी जाती है। जैसे पहले हम लोग किसी भी भाषा को सुनेंगे, उसके बाद बोलने का प्रयास करेंगे, फिर उस भाषा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे, है ना, तभी जाके हम लोग उस भाषा को सीखेंगे। तो इसका जो सीरियल वाइज होता है सु बो प ली, मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसमें से जो सुनना और जो पढ़ना होता है वो ग्रहणात्मक कौशल होता है, मतलब ये क्या कहते हैं, एक्टिव कौशल होता है, और ये पैसिव कौशल होता है। ठीक है, बोलना और लिखना। अब आते हैं पढ़ना, रीडिंग 2 तरह होता है ना। एक होता है मौन रीडिंग और एक होता है सस्वर रीडिंग, यानी कि इसे मौन पठन और एक सस्वर पठन। हम लोग कभी कभार मन में ही पढ़ लेते हैं, है ना, ऊपर से, उसी को कहते हैं मौन पाठन। और एक होता है सस्वर पाठन, हम लोग आवाज़ करके पढ़ते हैं, साउंड निकाल के पढ़ते हैं, उसी को कहते हैं सस्वर पाठन। होता है लिखना, राइटिंग, ये भी 3 तरह का होता है। एक होता है सुलेख, एक होता है श्रुतलेख और एक होता है अनुलेख। सुलेख सुंदर सुंदर लिखना, हम लोग बचपन में सीखते थे, हमें कर आम काम ओ काम, इस तरह का, है ना, लिखते थे। अब होता है श्रुति लेख का मतलब होता है कि कोई आपको बोल दिया, जैसे टीचर लोग स्कूल में प्रश्न उत्तर लिखवाते हैं, टीचर लोग मुंह से बोलते हैं, आप उसको कॉपी में लिखते हैं, उसी को कहते हैं श्रुतलेख। अब आता है अनुलेख का मतलब जैसे टीचर लोग हम लोग को कभी पाठ देते थे तो हम लोग किताब आगे खोल लेते थे और उसी को लिखते थे, अनुकरण करते थे, मतलब किताब में ही लिखा वाला चीज़ को हम लोग कॉपी में लिखते थे, उसी को कहते हैं अनुलेख। अब आता है भाषाई विकार, मतलब डिसऑर्डर, मतलब भाषा सीखने में आपको क्या क्या प्रॉब्लम परेशानी होता है ना, वो चीज़ डिसऑर्डर। हाँ, डिस्फेजिया या फिर अफेजिया, ये क्या होता है? सुनने में परेशानी होती है, समझने में परेशानी होती है, कभी कभार अस्पष्ट उच्चारण होता है। कोई बच्चा देखिएगा ना, घोड़ा को घोला बोलेगा, सड़क को सड़क बोलेगा, तो वही होता है डिस्फेजिया, अफेजिया जिसको कहते हैं, है ना, बात करने में भी परेशानी होती है। आते हैं डिसलेक्सिया होता है कि पढ़ने में समस्या, दिक्कत होगा ना। कोई बच्चा 6 को 9 पढ़ देगा, 6 को 9 पढ़ देगा, है ना, उल्टा करके 6 को 9 पढ़ देगा। कोई भी और भी होता है, किसी चीज़ में पढ़ने में दिक्कत होता है ना, आम को दाम पढ़ सकता है वो, है ना, इसी को कहते हैं डिसलेक्सिया।
अब आते हैं डिस्ग्राफिया, वो लिखने में परेशानी होती है, लिखने में परेशानी होती है, बच्चा लिखेगा क्या समझ में नहीं आएगा उसको, इसी को कहते हैं लिखने में जो डिसऑर्डर पाया जाता है उसी को कहते हैं डिस्ग्राफिया। और एक होता है ऑटिज्म, ये कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, बातचीत करने में परेशानी होती है किसी से, उसी को कहते हैं ऑटिज्म, ये भी एक डिसऑर्डर ही है। अब आते हैं जॉन डीवी के बारे में। जॉन डीवी तीन तरह का ये देते हैं। वो बोलते हैं कि सबसे पहले हमको विषय वस्तु चाहिए, तब जाके छात्र का ज़रूरत पड़ेगा, तब जाके अध्यापक का ज़रूरत पड़ेगा। अब आते हैं मूल्यांकन के बारे में। एवोल्यूशन CCE, ये हॉलिस्टिक होना चाहिए, जो भी मूल्यांकन होता है वो क्या होना चाहिए, हॉलिस्टिक होना चाहिए, मतलब बढ़िया तरीके से। अब आते हैं उपचारात्मक, जिसको हम लोग रिमिडाइल कहते हैं, है ना, निदान करते हैं मतलब किसी भी चीज़ का समस्या का पता लगाते हैं तब जाके उसका उपचार करते हैं। तो सबसे पहले निदान आता है तब जाके उपचार, मतलब सबसे पहले निदान मतलब डायग्नोस्टिक आएगा, उसके बाद उपचार, है ना, जिसको रिमीडियल कहते हैं। वाइगोस्की किस प्रकार के थे साइकोलॉजिस्ट, वो समाज प्लस संस्कृति को लेकर चलते थे, और पियाजे रचनावादी वाले थे। भाषा सीखने के सबसे ज़रूरी क्या होता है, भाषा सीखने में ज़रूरी क्या होता है, आप प्रिंट रिच इन्वायरमेंट रखिए, मतलब जैसे जैसे छोटे छोटे कक्षाओं में क्या होता है कि दीवार में लिखा जाता है, ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता है, बड़ा बड़ा पोस्टर लिख के चिपका दिया जाता है, क ख अ आ गिनती 1 2 3, ये पहले नहीं होता था। हमारा जो NCF आया 2005 उसके बाद से ये शुरू हुआ है कि अब बाल कक्षा जो शुरू का होता है, जो प्राइमरी कक्षा होता है उसके 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 लिए उसका जो क्लासरूम होता है आप उसमें उस तरह का व्यवस्था कीजिए ताकि बच्चा उसको देख के सीखे। तो दीवार में लिखा हुआ रहता है ना, उसी को कहते हैं प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। प्रिंट रिच इन्वायरमेंट क्या कहते हैं, जो दीवार में लिखा रहता है, गिनती हो गया, ककारा हो गया, ABCD हो गया, कुछ भी हो गया, अल्फ़ाबेट्स कुछ भी लिखा रहता है, उसी को कहते हैं प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। तो भाषा सीखने के लिए कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, प्रिंट रिच। अब आते हैं टेस्ट के बारे में। टेस्ट 2 तरह का होता है, एक होता है CRT और एक होता है NRT। CRT का मतलब क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, इसमें सिर्फ आपको क्राइटेरिया पास करना है, जैसे कि सीटेट हो गया, बस आपको 90 नंबर लाना है। आप कितनों भी नंबर लाइए उससे आपका कोई ये नहीं है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसको क्राइटेरिया पार करना है 90 नंबर ला के, ठीक है। और एक होता है नॉन रेफरेंस टेस्ट, इसमें छटाई होती है, मतलब पास कीजिएगा तभी आपको लेगा, अदरवाइज़ फिर नहीं लेगा, है ना। इसमें मेरिट लिस्ट बनता है, जैसे हो गया आपका रेलवे हो गया, SSC हो गया, इसमें फिक्स्ड नहीं होता है कि आप इतना नंबर लाइए आपका हो जाएगा, ठीक है। दोनों हो गया। अब आता है एटीट्यूड टेस्ट। एटीट्यूड टेस्ट में बच्चे का रुचि देखा जाता है कि बच्चे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। अब आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका योग्यता का टेस्ट किया जाता है कि आप सकिएगा नहीं सकिएगा, आप में कुछ योग्यता है या नहीं है, ठीक है। तो एक होता है एटीट्यूड और एक होता है एप्टीट्यूड, दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। आता है हिरेरिकल। हिरेरिकल क्या होता है, हिरेरिकल होता है श्रेणीबद्ध, मतलब आप कभी भी क्लासरूम जाइएगा तो मतलब देखिएगा तो सबसे पहले आप गणित के टीचर है या फिर मैथ के टीचर है या फिर किसी भी चीज़ के टीचर है, आप सबसे पहला चैप्टर पढ़ाइएगा, दूसरा चैप्टर डायरेक्ट नहीं पढ़ाइएगा, और फिर दूसरा चैप्टर पढ़ाइएगा तभी फिर भी बच्चा को पूछिएगा कि साहब आप पहला चैप्टर बढ़िया से पढ़ें तभी आपको सेकेंड वाला समझ में आएगा। तो ये हिरारिकल चीज़ें होती है ना। तो भाषा में भी कभी कभी हिरारिकल होता है, मैथ में भी हिरारिकल होता है। आप त्रिभुज नहीं बताए हैं, डायरेक्ट आप पाइथागोरस थ्योरम बताने लगिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। आप पहले त्रिभुज के बारे में बताइए, तब जाके फिर उसके पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताइए। ये होता है हायरार्किकल, ठीक है। अब होता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड 2 तरह का होता है, एक होता है कम्युलेटिव रिकॉर्ड और एक होता है पोर्टफोलियो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पोर्टफोलियो, ये इसके बारे में ही पूछा जाता है, ठीक है। कम्युलेटिव रिकॉर्ड में आपको बस डायरेक्ट साल भर का रिकॉर्ड रख के रिटर्न में आपको दे देगा। जैसे आपका मार्कशीट हो गया, उसमें लिखा रहता है कि आपने हिंदी में इतना किया है, ड्राइंग में इतना किया है, योगा में इतना नंबर लाया है, वो रिटर्न टेस्ट में रिटर्न फॉर्म में होता है, वो होता है कम्युलेटिव रिकॉर्ड। अब आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब होता है कि आप स्कूल के दरमियान में क्या क्या किए हैं, जैसे कि आपने एक किसी भी पार्टिसिपेट किया था, जो भाषण प्रतियोगिता में, स्पीच में, या फिर डांस वांस किया था, उसका हम फोटो खींचे, उस फोटो को आपके फाइल में लगा दिए, वो हो गया आपका पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो बच्चे की परफॉर्मेंस का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है, एविडेंस के साथ फ़ोटो वोटो खींच के रख देते हैं, है ना, एक फाइल के तरह या फिर फोल्डर के जैसा, उसी को कहते हैं पोर्टफोलियो।
वो होते हैं एजेंसी ऑफ एजुकेशन में। अब आते हैं एजेंसी ऑफ एजुकेशन में। ये दो तरह का होता है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पेसिव। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय और पेसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। एक्टिव एजेंसी होता है इंट्रैक्शन, इसमें अंतर क्रिया करना पड़ता है, ये टू वे प्रोसेस है। जैसे फैमिली हो गया, पार्क हो गया, स्कूल हो गया, है ना। इसमें आप फैमिली के साथ रह के सीखते हैं, बातचीत करते हैं, है ना, एक दूसरे का हेल्प करते हैं, तब जाके सीखते हैं। ये होता है एक्टिव, इंटरेक्शन करना पड़ता है एजेंसी ऑफ एजुकेशन। इसमें पैसिव निष्क्रिय होता है ना। इसमें सबसे ज़्यादा एफर्ट आप ही को लगाना पड़ता है, ये वन वे प्रोसेस होता है। न्यूज़पेपर से आप क्या सीखिएगा, न्यूज़पेपर रखा हुआ है, आप पढ़िए, आप उसी को सीखिए, वो आपको बताएगा नहीं, हेल्प नहीं करेगा। लाइब्रेरी में भी आप जाते हैं, शांत रख के पढ़ लेते हैं, निकल आते हैं। उसी तरह से टीवी हो गया, ईमेल हो गया। लेकिन आप फैमिली में रहिएगा मम्मी पापा के साथ, तो मम्मी भी आपको कुछ बताएगी, पापा भी आपको कुछ बताएगा, आप भी अपना कुछ शेयर कीजिएगा, है ना। तो ये होता है टू वे प्रोसेस, ये होता है वन वे प्रोसेस। अब आते हैं स्कीमिंग। स्कीमिंग क्या होता है? स्कीमिंग क्या होता है? ओनली ओवरव्यू, ऊपर ऊपर सिर्फ पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ को हम लोग ऊपर ऊपर पढ़ के पार कर देते हैं, उसी को कहते हैं स्कीमिंग। अब आता है स्कैनिंग। स्कैनिंग करते हैं किसी भी चीज़ का आंसर खोजने के लिए, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं, बढ़िया से पढ़ते हैं, ठीक है। आता है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है? ज़्यादा समय तक के याद करने के लिए पढ़ते हैं, मतलब बहुत समय तक हमको याद रह जाए, उसी को कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग। होता है एक्सटेंसिव रीडिंग। इंसेक्टिव रीडिंग क्या होता है? रीडिंग फॉर इंटरेस्ट, जैसे कि हम नॉवेल वोवेल पढ़ लिए, हमको कुछ याद नहीं रखना है, बस ऐसे ही कभी फ्री बैठे हैं तो नॉवेल पढ़ लिए, तो उसी को कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग, नॉवेल हो गया, स्टोरी हो गया, है ना, कोई लेटर्स वेटर्स हो गया, घर में पढ़े हैं तो। अब आता है BICS। BICS क्या होता है? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। इसका संपादन किसने किया था? जिम कमिंस ने। ये क्या होता है कि दूसरों के सामने सोशल होने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए अपने भाषा को जो रखते हैं, उसी को कहते हैं BICS। दूसरा होता है CALP, है ना। इसको कहते हैं कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। पढ़ाई लिखाई के लिए इस लैंग्वेज का यूज किया जाता है, ये एकेडमिक लैंग्वेज होता है। ये बात करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल वाला लैंग्वेज होता है, और ये एकेडमिक लैंग्वेज होता है ना। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि आप एग्ज़ाम दीजिएगा, आप एग्ज़ाम में पढ़ रहे हैं, 6ठा क्लास में पढ़ रहे हैं, 8वां क्लास में पढ़ रहे हैं, उसमें आप किस तरह का लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो आ जाएगा CALP, है ना। तो ये एकेडमिक लैंग्वेज है, इसी की लैंग्वेज के थ्रू से आप एग्ज़ाम देते हैं, किसी भी क्लास में पढ़ते हैं। अब आता है असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है आकलन। एवेल्यूशन का मतलब होता है मूल्यांकन। तो ये चार तरह का होता है, एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग, एक होता है असेसमेंट इन लर्निंग, और एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, है ना। चार तरह का होता है। अब देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसको क्या कहते हैं, एक इसका दूसरा नाम है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट ये क्या होता है? साल भर चेक करने के बाद डायग्नोस्टिक और ये साल भर चेक करने के बाद इसका यूज किया जाता है। साल भर आपको पढ़ाए तब जाके आपसे कुछ पूछे, तो ये होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें डायग्नोस्टिक और रिमेडियल दोनों लगता है, मतलब पहले कुछ चेक करना पड़ेगा कि आप में क्या परेशानी है, आपको क्या दिक्कत है, आपको ये आता है नहीं आता है, तब जाके फिर रिमेडियल यानी कि उपचार किया जाएगा। सेकंड में आता है असेसमेंट एज लर्निंग। इसको हम लोग सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ असेसमेंट, या फिर इसको पीयर असेसमेंट, दोनों कहा जाता है। असेसमेंट फॉर एज लर्निंग को सेल्फ असेसमेंट या फिर पीयर असेसमेंट दोनों कहा जाता है। इसमें डायग्नोस्टिक और रिमेडियल हमको स्वयं करना पड़ेगा, बच्चा को स्वयं करना पड़ता है ना। ये दो तरह का होता है, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस, है ना। ये क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव टाइप का होता है ना, रचनावादी टाइप का। थर्ड में आएगा आपका असेसमेंट इन लर्निंग। असेसमेंट इन लर्निंग, बच्चा निदान तो खुद करेगा और रिमेडियल टीचर करेगा। इसमें क्या होता है कि बच्चा निदान का मतलब जांचेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। जैसे अब कोई टीचर कोई टॉपिक को पढ़ा रहा है, तो बच्चा को पता चल जाएगा कि सर ये हमको आता है नहीं आता है, तो वो खुद डायग्नोस्टिक खुद करेगा, रिमेडियल टीचर करेगा। मतलब कोई दिक्कत है, खड़ा करके पूछ लिया तो टीचर उसको आराम से बता देगा। मतलब इसमें क्या कहा जाता है कि टीचर बोलेंगे कि तुम देखो, जहाँ दिक्कत होगा हम बता देंगे। मतलब टीचर आपको बोलेंगे कि सर देखो इस चैप्टर में कहीं दिक्कत है तो हम बता देंगे, उसी को कहते हैं असेसमेंट इन लर्निंग। इसमें 50% रोल टीचर का होता है और 50% रोल स्टूडेंट का होता है, दोनों का 50-50% रोल होता है। अब आते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये होता है समेटिव असेसमेंट। इसको जैसे असेसमेंट ये फॉर लर्निंग को हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, तो इसको समेटिव असेसमेंट कहेंगे। ये पूरे साल की पढ़ाई के बाद चेक किया जाता है ना। ये डायरेक्ट एग्जाम होता है, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग हम बीच बीच में पूछ दिए, कोई चैप्टर पढ़ाए
जैसे कल पढ़ाए थे कोई चैप्टर, आज हम उसी के बीच से कोई सवाल पूछ दिए। ये हो गया असेसमेंट फॉर लर्निंग, है ना। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है डायरेक्ट एग्ज़ाम में, और ये एग्ज़ाम आपका 6 माही वाला हो सकता है, 3 माही वाला हो सकता है, या फिर डायरेक्ट जो फाइनल एग्ज़ाम होता है जिसको एनुअल एग्ज़ाम कहते हैं वो आपका हो सकता है। ये होता है समेटिव असेसमेंट। साल भर के पढ़ाई करने के बाद इसको चेक किया जाता है डायरेक्ट एग्ज़ाम में। इसमें फेल या पास होता है, ग्रेड दिया जाता है ना। ये रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, इसमें ये डायग्नोस्टिक और रिमेडियल नहीं होता है। अब आते हैं ADHD। ये एक डिसऑर्डर है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। कोई कोई बच्चा समझता कम है और ज़्यादा बात कर देता है, मतलब हाइपर एक्टिव हो जाता है, नहीं हमको बढ़िया से समझ में आया, लेकिन फिर वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है, मतलब नहीं उतना बढ़िया से बता पाता है। उसी को कहते हैं ADHD। क्या कहते हैं? ADHD। ये ओवर कॉन्फिडेंट के कारण होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या करना है कि हमको रुकना है, बढ़िया से सोचना है, उसके बाद कुछ एक्शन लेना है, ठीक है। थैंक यू।